अपने साथी का उसका हाथ मजबूत करो कि जिससे आने वाला कल मजबूत हो और आप लोग मजबूत हो। कहना बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन अपनी बात कोई छोटी करूंगा क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जो मेहमान आए हुए हैं वो अपनी बात आप लोगों के साथ। भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव भाई कमल वालिया साहब को, कमल वालिया जी आए और अपनी बात रखें। जय भीम, जय भीम, भीम आर्मी, भीम आर्मी। सबसे पहले तो आप समस्त कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को आज में भीम आर्मी स्थापना दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं साथियों। और उन साथियों को मेरा, जो साथी पैदल चल करके आए हैं, साइकिल से चल करके आए हैं, मोटरसाइकिल से चल करके आए हैं, उन तमाम साथियों को उनका संघर्ष बताता है कि परिवर्तन तय है। आपका संघर्ष बताता है कि 2024 में परिवर्तन पक्का होगा साथियों। मैं आज मंच से अपने प्रत्येक कार्यकर्ता से, प्रत्येक पदाधिकारी से ये निवेदन करता हूं, जो ताकत आज अपने इस दिल्ली में दिखाई है, इस ताकत को बरकरार रखना साथियों, क्योंकि हमें इस मनवादी सरकार को इस स्थिति से उखाड़ कर फेंकना है और हम लोग तब तक आराम से बैठने वाले नहीं है। और इस सरकार से जो कुर्सी पर बैठ करके सब भूल गई है, आज अरुणाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, अलग अलग राज्यों में हमारे बहुजन समाज का अपमान होता है। उनको इस देश की गति में बिठाने के लिए संघर्ष करें। जय भीम, जय भीम आर्मी, भीम आर्मी जिंदाबाद। और आजाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय कोर टीम के सदस्य चौधरी महेंद्र सिंह जी को कि वो आए और अपनी बात रखें। चौधरी महेंद्र सिंह जी, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। सादर जय भीम। बंधुओं, आप लोगों ने यह साबित कर दिया है कि ये जो हमला हुआ था, ये भाई चंद्रशेखर आजाद पर हमला नहीं है। इस देश में कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक जो इस देश में मानवता की लड़ाई लड़ने वाले, इंसानियत की लड़ाई लड़ने वाले, अलग अलग जाति समाज के लोगों का मार्गदर्शन करने वाले चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर जो हमला हुआ है, यह हमला मानवता के ऊपर हमला है, यह इंसानियत के ऊपर हमला है। और इस हमले का जवाब देने के लिए आप सब लोग चल करके आए हो। मैं हृदय से आप लोगों के इस जुनून को सलाम करता हूं। और ऐसे मंच से मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारी पार्टी की जो मांगे हैं, मैं पार्टी की मांगों का जोरदार समर्थन करते हुए यही कहना चाहूंगा कि माननीय राष्ट्रपति जी, आप निर्देश करो। आपके एक निर्देश पर इस देश का युवा, आपके इस निर्देश पर इस देश का जुआ आप लोगों को कुर्बानी देने के लिए तैयार है। चाहे आप वोट के लिए अपील करेंगे, चाहे आप संघर्ष के लिए अपील करेंगे, आप जैसे भी अपील करेंगे, इन सैलाब ने साबित कर दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ हृदय से जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री जी। हमारे बीच में हरियाणा के प्रभारी और भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मवीर परवाल जी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा धर्मवीर परवाल जी आए और अपनी बात रखें। साथियों जय भीम। साथियों, आज आपने दिखा दिया है कि जब भी कभी सामाजिक न्याय की बात की लिए आवाज उठेगी तो आज का दिन सामाजिक न्याय के आंदोलन के लिए इतिहास में दर्ज हो गया है, याद किया जाएगा। और साथियों, आप भली भांति जानते हैं कि इस देश में जो भी
सामाजिक न्याय के लिए आंदोलन कर रहा है, आवाज उठा रहा है, या अन्याय के खिलाफ जो आवाज लड़ाई लड़ रहा है, उन सब पर किसी न किसी रूप में हमला हो रहा है। यह हमला भाई चंद्रशेखर आजाद जी पर नहीं था, बल्कि बहुजन समाज के ऊपर था। और आज आपने आकर के ये साबित कर दिया है कि बहुजन समाज पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और यदि बहुजन समाज के किसी भी नेता पर कोई आंगली उठाएगा तो वो बहुजन समाज के ऊपर हमला माना जाएगा। साथियों, अभी तो लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। आज मेरा एक ही संदेश है केवल कि भाई इस लोकतंत्र में वोट की बहुत बड़ी ताकत है। इस भीड़ तंत्र को लोकतंत्र में बदल देना, आने वाला इतिहास आपका ही होगा, आने वाला समय और सत्ता आपकी होगी। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। नोएडा से महेश कसाना जी हमारे बीच में, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली कड़ी में मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे हरियाणा से सांसद मैं राजकुमार सैनी जी। राजकुमार सैनी साहब आए और अपने विचार रखें। मित्रों, एक नारा लगाऊंगा, पता लगे कि जोश और होश हमें संभाल के रखना है। इंकलाब! नहीं, आधे लोग बोले इंकलाब। साथियों, ये लड़ाई किसान मजदूर जो भी मजे से बहुत दूर हैं, किसान और मजदूर जो मजे से बहुत दूर हैं, ये लड़ाई उस मेरे वर्ग की है जो इस राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए लोग हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जिस दिन आप वोट डालना शुरू कर दोगे, जिस दिन आप अपने वोट की पैरवाई करना शुरू कर दोगे, मैं दावे से कह सकता हूं कि ये जो हमारे तड़वे चाटने वाले नेता इन पार्टियों में आपको बेच करके अपना पेट पाल रहे हैं, ये उसी दिन धंधा बंद हो जाएगा और आपका राज आ जाएगा। और जिस दिन आपका राज होगा, फिर मजे के साथ आप अपनी लाइफ को बसर करना। मित्रों, ऐसी समाज जागरूक हो चुका है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, बैकवर्ड समाज को जगाना भी हम सबका धर्म है। जो अभी जहां ये मत सोई हुई है, जिसको कहते हैं कि भोले की आंख जिस दिन खुल गई, जिस दिन हमारे को मत आ गई, उस दिन हमारा कोई शोषण नहीं कर सकेगा। मित्रों, आज आपसे हाथ जोड़ करके विनती करने के लिए आया हूं। जब जब हम अंधविश्वास और पाखंड का चीरहरण करने लगते हैं, तो हमले भाई हमारे चंद्रशेखर राउंड पे नहीं, चंद्रशेखर आजाद पे नहीं, ये हमले तो जो भी आपके लिए बोल रहा है, ये हमले हमेशा उनके ऊपर बहुत देर से चल रहे हैं। लेकिन हम लोग के बीच में रास्ता बनाना है। आपसे हाथ जोड़ के विनती करने के लिए आया हूं, हम मुट्ठी बांध लें, इकट्ठे हो जाएं, और हम सब जो लोग तड़वे चाटने वाले लोग हैं वो कहीं इकट्ठे रहें, लेकिन हम सब संकल्प लें, इकट्ठे होकर के युद्ध लड़ेंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद है, जहां हम हैं, जो भी निचले लेवल पर संघर्ष कर रहे हैं, उनको इंसाफ से लड़ा आपकी और हम सब की जिम्मेवारी है। यही कहने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। नमस्कार। जय भीम, जय महात्मा ज्योतिबा फूले। भाई बस इन दो ताकतों को याद रख लो और वोट डालनी सीख लो, इतना ही कहना था। जय भीम। भाई ये आकाश गुरजामर है, कोई जिला सागर मध्य प्रदेश से, ये कहीं गुम हो गया, मंच के पास आ जाए, अपने साथियों से मिल ले और निकलना उनको। अब अगली कड़ी में हमारे राजस्थान से आई हैं जो पहली महिला बॉडी बिल्डर प्रिया मेघवाल जी हमारे बीच में पहुंची है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा बहन प्रिया मेघवाल से, प्रिया मेघवाल जी आए और अपनी बात रखें। जय भीम, एक बार और जय भीम। बहुत खुशी हो रही है, मैं भी भाई के समर्थन में आई हूं। ये भाई पे हमला नहीं, हम सब पे हमला है। समाज को ललकारा है, बहुजन समाज इतना बड़ा है। क्या आप मानते हो भाई पे हमला हुआ है? भाई तो शेर है,
हम सबकी पहचान है कि नहीं बताओ? तो बोलो भाई तुम संघर्ष करो, एक बार फिर बोलो भाई तुम संघर्ष करो। जय भीम। जो भी हुआ मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ, नहीं होना चाहिए। मैं सरकार से यही दुआगत करती हूँ कि भाई को सुरक्षा मुहैया कराई जाए और सीबीआई जांच करवाई जाए। मैं हमेशा समाज के साथ हूँ और साथ रहूंगी। जो भी मेरी पहचान है वो समाज की वजह से है। यही कहना चाहूंगी कि 70% बहुजन समाज है, 30% अदर समाज है, तो सबसे ज्यादा ताकत किसकी है? बहुजन समाज की ना। तो इस बार किसका नाम आना चाहिए? 5 साल की सरकार में क्या करते हो आप लोग? सोच समझ के फैसला करना है इस बार जो भी करना। 5 साल में सरकार 5 साल राज करती है, आप सिर्फ 5 महीने करते हो। जहां थे वहीं की वहीं रहते हो। तो इस बार जो भी फैसला करो सोच समझ कर करो। महिलाओं से कहना चाहूंगी कि महिलाएं अपने अधिकार जाने, अपनी सुरक्षा करें। मणिपुर में जो हुआ है 145 करोड़ जनता है। देश शर्मसार है। क्या देश शर्मसार है? कल की घटना के लिए देश शर्मसार है? मणिपुर की घटना के लिए जब हमारी बहन बेटियों के साथ में गलत होता है तो कौन बोलेगा? समाज बोलेगा। मैं महिलाओं से यही कहूंगी, जब भी घर में काम काज होते हैं अकेला पुरुष नहीं करता, महिलाएं साथ में खड़ी रहती है। मैं यही कहना चाहूंगी कि जब भाई अकेला खड़ा है तो तुम लोग क्यों पीछे हो? भाई का साथ दोगे कि नहीं दोगे? आज भाई है तो आप लोग हो। भाई हर जगह पहुंचता है, हर दुख दर्द में पहुंचता है। मैं खिलाड़ी हूं, मेरा किसी पार्टी से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, पर मैं हमेशा भाई के साथ खड़ी रहूंगी, ताउम्र साथ खड़ी रहूंगी, भाई का साथ दूंगी। क्यों? भाई समाज के साथ है। जहां भाई समाज के साथ है मैं तो डेफिनेटली हूं। महिलाएं अपनी पहचान चूल्हो चौका तक सीमित ना रखे, बाहर निकले। मैंने पहचान बनाई है। आज मुझे समाज कहता है आप आइकॉन हो। मैं चाहती हूं हर महिला आइकॉन हो। जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाए। आज आप लोगों ने मुझे इतना प्यार सम्मान दिया है कि मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मेरी पहचान, मैं तो 10 साल से स्ट्रगल कर रही थी। भाई नहीं आता तो मुझे कभी पहचान नहीं मिलती। तो मैं सारा श्रेय भाई को देती हूं और मैं यही कहना चाहूंगी महिलाएं भाई का साथ दे और मैं तहे दिल से भाई के साथ हूं। एक बार फिर से जय भीम। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे किसानों के बड़े नेता और किसानों के साथ साथ कामगारों को भी बात करने वाले भाई पुष्पेंद्र चौधरी, वो भी आए और अपनी बात रखें। और अगले 15-20 मिनट में केवल 2 वक्ता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलेंगे भीम आर्मी के, माननीय विनय रतन जी, और उसके बाद हम सबके नेता भाई चंद्रशेखर आजाद जी अपनी बात रखेंगे। भाई पुष्पेंद्र चौधरी। किसान कामगार एकता जिंदाबाद। किसान कामगार एकता जिंदाबाद। देखो गर्मी बहुत है, बहुत लंबी बात मैं नहीं कहूंगा, केवल एक ही बात कहूंगा कि आज आप यहां गर्मी में धूप में परेशान हैं और बहुजन समाज के सबसे बड़े नेता भाई चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं। आपके समाज के ऊपर, चाहे किसान हो, SC ST OBC वर्ग हो, तमाम वर्ग के ऊपर जो है कहीं लाठीचार्ज किया जाता है या तरह तरह की जो है घटनाएं की जा रही है। इसके मूल में एक ही चीज है और वो ये है कि यहां से 200 गज दूर जो है संसद भवन है, जिसमें AC से आपके वोटों के बलबूते पर वहां पर मजे से बैठे 550 आदमी सांसद बने बैठे, मंत्री बने बैठे। आपको एक ही बात समझनी चाहिए कि आपको आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
चंद्रशेखर भाई के अनुसार जहां ये जैसा आदेश करें, आप वहां वोट डालना शुरू कर दो। अपने परिवार समेत, अपने मित्रों के समेत आप संसद में बैठे होंगे और वो धूप में खड़े होंगे। आप दोनों हाथ खड़े करके वायदा करिए भाई से कि जैसा कहेंगे, जहां कहेंगे, उनको वोट देने का आप काम करेंगे। इस एक बात को आप समझ लीजिए, केवल जिसके पास यहां लोकतंत्र है, वोट की ताकत से निर्णय होता है कि कौन संसद में बैठेगा और कौन धूप में खड़ा होगा, किसको मंत्री बनाया जाएगा और किसके ऊपर लाठी चलाई जाएगी। इस बात को समझ लो। आपके पास बहुत बड़ा हथियार बाबा भीम साहब, अंबेडकर साहब देकर गए हैं, वोट का जो हथियार है उसका इस्तेमाल करो। आपके अपने जो नेता हैं उनको पहचानो, और जो आपके पुराने नेता समाज को बेचने का काम कर रहे थे, तमाम चीजों को भूल जाओ। आज के बाद एक ही बात गांठ बांध लो, चंद्रशेखर भाई जहां इशारा करें वहां खुद परिवार, मित्र, बंधुओं के साथ आपने अपनी वोट करनी है। ना आपके ऊपर किसी की हिम्मत गाली देने की होगी, ना गोली लगाने की होगी, ना लाठी चलाने की होगी, और आप एसी में बैठेंगे, बाकी लोग धूप में खड़े होंगे। किसान कामगार एकता, किसान कामगार एकता। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अगली कड़ी में, क्योंकि धूप बहुत है और सुबह से आप लोग इस भीषण गर्मी में बैठे हो, मैं भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन सिंह जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और अपनी बात रखें। शुक्रिया भाई। ये जो साथी पेड़ पे बैठे हुए हैं, आपके लीडर चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं भाई नीचे आ जाओ, और अगर इतनी भी शर्म बाकी नहीं है तो भाई फिर तो अफसोस है हम लोगों पर कि कैसी नस्ल तैयार कर रहे हैं। जो साथी 5 मिनट सुनना चाहते हैं वो शांति से सुन लें। मजबूरी थी, मुझे खुद जाना पड़ा नीचे बैठाने के लिए, क्योंकि हमारे साथी को पीछे कौन है उसका कोई ख्याल ही नहीं है। बहुजन महापुरुषों के चरणों में नतमस्तक होते हुए भाई, जब सब लोग कह रहे हैं नीचे बैठ जाओ, तो नीचे बैठने परेशानी क्या है? क्या परेशानी है नीचे बैठने? आप लोगों को क्या परेशानी है बताओ मुझे। बैठो सब लोग नीचे। क्या आप लोग नहीं बैठ पाएंगे? कोई परेशानी तो नहीं है भाई? आप ही बैठो सब लोग नीचे। जय भीम, जय भीम। अगर सुनना चाहते हो सच कुछ अच्छा तो 5 या 4 मिनट अपने आप को मौन कर लीजिए, शांत कर दीजिए। अगर सुनना चाहते हैं जो बैठा बैठा रहे, खड़ा रहे तो खड़ा रहना दीजिए, अगर सुनना चाहते हैं। और भाई नहीं सुनना चाहते, फिर मैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी को समय दे करके बहुजन महापुरुषों के चरणों में नतमस्तक होते हुए मंच पर मंचासीन हर वो साथी जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ यहां आया, जिसने मंच पर समय दिया, वो चाहे किसी राजनीतिक पार्टी का साथी हो, किसी सामाजिक संगठन का साथी हो, या वो मेरा मजबूत कार्यकर्ता जो भरी धूप में बारिश की परवाह किए बिना यहां पहुंचा, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। भाई ये आगे वाले ही नहीं मानने बिल्कुल, भाई खड़े रहने तो जो खड़ा है, आवाज आ रही है ना कानों तक। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम की आयोजक कमेटी हिमांशु भाई जैन साहब, महेश भाई और तमाम साथी, धर्मवीर परवाल जी, हमारे साथी कसाना जी, उन सबका बहुत सारे नाम याद नहीं, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इतना अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया।
साथियों, ये लड़ाई आज की नहीं है, ना ही भाई चंद्रशेखर आजाद पर पहली बार हमला हुआ है। अब से पहले भी 3 बार उनके शरीर पर हमला हो चुका है, पहले भी 3 बार। और उनकी आत्मा पर हमला कितनी बार हुआ है जानते हैं? जब मनीषा वाल्मीकि पर हमला हुआ तो उनकी आत्मा पर हमला हुआ। अगर उस हमले को ये समझते हैं कि वो एक बेटी पर हुआ तो धिक्कार है आप सब लोगों पर। वो हमला बेटी पर नहीं, इस देश के युवाओं पर हुआ। कल की एक प्रदेश की घटना है कहते हुए जुबान लड़खड़ा रही है। आज की सरकारों ने अब तक सिर्फ दुख व्यक्त किया और कहा कि हम गिरफ्तारी करेंगे। सबने वो देखी होगी, सबने देखी होगी, लेकिन आज की निकम्मी राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और वो सावरकर के लोग जिन्होंने अंग्रेजों से सदैव माफी मांगी, वो आज भी बेटियों की सुरक्षा करने में नाकामयाब है। ये ताली बजाने का विषय नहीं है, ये हंसने हंसाने का विषय नहीं है, ये विषय है आपको जगाने का। ये विषय है आपके अंदर सोए हुआ जो आपका स्वाभिमान मरा बैठा है ना, ये बहुजनों के लिए भी है और उन मनुवादियों के लिए भी है जो घर में बैठकर ठीकरा फोड़ते अपने इतिहास का, उनके लिए भी। कि आप क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं, घर में बैठकर क्या कोई लड़ाई जीती जा सकती है? क्या बिना वैचारिक क्रांति के कोई लड़ाई जीती जा सकती है? भाई चंद्रशेखर आजाद को सब घर में बैठकर कहते हैं, आंदोलनों में मैंने सुना है, भाई चंद्रशेखर आजाद तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी तमाम टीम ये कहती है। मैं तो जब आपके उस वक्तव्य को सुनता हूं तो विचलित हो जाता हूं। मैं सोचता हूं कि सिर्फ अगर चंद्रशेखर आजाद ही संघर्ष करेंगे, बाकी सब लोग साथ देंगे, तो क्या घर से साथ देंगे, साथ चलकर साथ देंगे? आप या इतनी बड़ी ताकत में आए, मैं लिख कर देता हूं। अगर आप एक बार अपने दिमाग में फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा स्थापित करने की ठान ले, तो लिखकर ले लीजिए कि यहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता को एक वोट मिलने लायक नहीं है, अगर आप ये ठान लें। लेकिन अफसोस, मुर्दाबाद करने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं तुमसे तेज चीख सकता हूं, कुछ होने वाला है ही नहीं। लेकिन अफसोस, मेरा समाज जो सुनता है, आंदोलन में बैठता है और घर जाकर फिर शांत हो जाता है। अगर यहां से कुछ ले जाकर जाना चाहते हो, मैं कहता हूं, अगर भाई चंद्रशेखर आजाद को जिंदा रखना चाहते हो, ये बार बार प्रकृति नहीं देगी। कभी फूले दिया इस प्रकृति ने, कभी पेरियार दिए, कभी बाबा साहब अम्बेडकर दिए, कभी साहब काशीराम दिए, और अब चंद्रशेखर आजाद दिए। अगर आप ये सोचते हैं कि ये आपका कार्यकर्ता, भीम आर्मी का मजबूत सिपाही आपके लिए ऐसे ही लड़े, तो एक बार इसका कंधा मजबूत कर तो देखिए। सब कहते हैं उनको कि वो संस्थापक है भीम आर्मी के, राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के, लेकिन वो सदैव ये कहते हैं कि मैं कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता बनकर के ही काम करूंगा। मैं जानता हूं गर्मी बहुत है, तमाम साथी मिलना भी चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि इस समय पे जहां संघर्ष बड़े पैमाने पर चल रहा है, जहां लड़ने वालों की संख्या कम और समतावादियों की संख्या ज्यादा है, ऐसे समय में अपना मन बनाइए, ऐसे समय पर मन बनाइए भगत सिंह वाली क्रांति का। भगत सिंह की कौन सी क्रांति? उस समय देश के अंदर संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी, तो उस समय बंदूकों की क्रांति चली थी। लेकिन आज संवैधानिक व्यवस्था कायम है, तो भगत सिंह का नाम लेकर, अशफाकुल्लाह खां का नाम लेकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर संवैधानिक क्रांति का आगाज कीजिए और अपने वोट की ताकत को पहचानने का काम कीजिए। मैं लास्ट में यही कहूंगा कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन का एक एक कार्यकर्ता हमारे लिए उतना ही जिम्मेदार है जितना कि मैं या हमारी राष्ट्रीय प्रदेश कमेटी के लोग या भाई चंद्रशेखर आजाद। और यह भी उम्मीद करूंगा कि जब आप यहां से जाएंगे, इस बार राजनीतिक और सामाजिक ताकत को इतना बढ़ाएंगे
कि जब भाई चंद्रशेखर आजाद आपके क्षेत्र में जाएंगे तो एक वैचारिक क्रांति का आगाज दिखेगा। शुक्रिया, आप सब लोगों ने मुझे सुना। मैं अंतिम वक्तव्य में जो हमारे साथी, जैसे हिमाचल के साथी नहीं बोल पाए, बेंगलोर के, कर्नाटक के साथी को समय नहीं मिला, ऐसे तमाम हमारी राष्ट्र कमेटी के साथियों को नहीं मिला, मैं आपसे यही कहूंगा कि विचारों की क्रांति में आपसी मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते। मैं जानता हूं आप ऐसे मंच लगाते हैं और बोलते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो साथियों को समय नहीं मिला वो नाराज नहीं होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है जो साथी यहां हैं लेकिन उनको समय नहीं मिल पाया है, वो अपने दिल से, अपनी पूरी क्षमता से आंदोलन को मजबूत करने का काम करेंगे। मैं एक जय भीम चाहूंगा, वो एनर्जी जो इस गर्मी ने हमारी खींच ली है, जो एनर्जी भाई चंद्रशेखर आजाद को नई ऊर्जा पैदा कर देगी, जो एनर्जी आप में नई ऊर्जा पैदा करेगी पूरे जोश खरोश के साथ, वो एक जय भीम चाहूंगा। वो जय भीम ऐसा हो, संसद सत्र चल रहा है वहां तक वो कम से कम पहुंच जाए। जय भीम, जय भीम। शुक्रिया। जय भीम, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान, जय भारत। साथियों सुन लीजिए, कुछ साथियों के फोन खोए गए हैं, कुछ साथियों के पर्स खोए गए हैं। जिनके फोन पर्स खोए गए हैं वो भी यहीं रहे, जिनको मिले हैं वो शांति से, जैसे 3-4 पर्स यहाँ पर हैं, इनको यहाँ भिजवाने का काम करें। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। ये अभी जो जिस घड़ी का, जिस क्षण का आपको इंतजार था, हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने का, उससे पहले एक गाना भाई मंजीत मेहरा जी का, जिन्होंने भीम आर्मी का गाना बनाया था कि अब जुल्म ना सहेगी भीम आर्मी, उन्होंने भाई के ऊपर एक गाना। आगे पे लग गया। आइए साथियों, ये गाना कोई आम गाना नहीं है, भाई ने एक एक लाइन पे चर्चा करके ये गाना बनवाया है और आप लोगों को ये मैसेज भाई की तरफ से इस गाने के माध्यम से आइए मीठी मीठी ताली के साथ। हाँ बेटा लगा दे, जल्दी आवाज खोल दो, एंजॉय करना ताली के साथ। खड़ा नहीं होना है, अपनी जगह पे खड़ा नहीं होना, बैठे रहना। आइए ताली भर के भाई चंद्रशेखर के खून की एक आवाज उठाओ। लेना से गोली का जवाब क्या हुआ? बहुजन संघ आवाज उठाओ बेटा, आवाज पूरी जीत मेहरा। ताली मार के, जब अपनी सरकार होगी साउंड भी ठीक होंगे। भाई चंद्रशेखर ताली कैसे? खून की एक आवाज। बूंद का बदला लेना से भाई चंद्रशेखर की खून की एक बूंद का बदला लेना से गोली का जवाब हमसे की बारी देना से गोली का जवाब वोट से अब की बारी देना से। ताली कैसे? क्या बात है? भाई चंद्रशेखर का कहना ईवीएम एक बारी हटा दे। 2024 में विरोधियों की जमानत जब्त करा दे। वोट से अत्याचार हटे ये, वोट से अत्याचार हटे ये, और जुल्म ना सहना से। गोली का जवाब वोट से अब की बारी देना से। गोली का जवाब वोट से अब की बारी देना से। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनना। जहाँ भी होते अत्याचार भाई खड़ाइयों अपने ताले से। भाई की चीजें करता भाई सीना
बारी देना से, हाँ गोली का जवाब वोट से, अब की बारी देना से। ध्यान से सुना मंजिल मेरा महापुरुषों की याद करो कुर्बानी रे भाई, चंद्रशेखर की दुनिया में अब बन जा मर कहानी रे, महापुरुषों की राह पर, महापुरुषों की राह पर तुम्हें आगे बढ़ते रहना से, गोली का जवाब वोट से, अब की बारी देना से, हाँ गोली का जवाब वोट से, अब की बारी देना से। मजा आया? अब चुपचाप बैठ के भाई को सुनेंगे, बैठ जाइए। किस्मत बदल जाए तो अलग बात है, किस्मत बदल जाए तो अलग बात है। बुलेला से कभी बाज नहीं मरा करते। अब मैं आमंत्रित करता हूं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी प्रमुख, असली बहुजन नायक, मान्यवर साहब और बाबा साहब के मिशन को ऊंचाइयों पर ले जाने वाले एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी। ये बताओ, इसकी आवाज अच्छी है या इसकी आवाज अच्छी है? बताओ, ये ठीक है आवाज? बाकी तो आवाज थारे वाले की अच्छी है। भाई मंच पे कोई खड़ा नहीं होगा, जी भी होगी बात, ठीक है? मंच पे कोई नहीं खड़ा होगा, आप लोग बैठो मंच के सब लोग। मीडिया के साथियों से भी निवेदन है कि आप पीछे हो जाओ। भाई बैठो, इनकी तरफ देखो, इनकी तरफ। बैठ जाओ, जगह देके बिठाओ, जगह देके बिठाओ, उधर को जगह देके बिठाओ। हजा में बैठ जाओ, नीचे मत बैठो, अच्छा नहीं लग रहा। अब बात सुनो, अगर वाकई में बाबा साहब का असली खून हो और अगर थारा दिल धड़कता है अपने भाई के लिए, तो फिर जमीन पे बैठो यार। अगर थारे में से एक आदमी भी खड़ा रहा तो यहाँ के कुछ मीडिया के लोग ये चलाएंगे कि ये तमाशा देखने आए थे, इनको चंद्रशेखर से कोई मतलब नहीं है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से कोई मतलब नहीं। ये बताओ, भीम आर्मी वाले ही हो या नहीं? आरएसएस वाले तो नहीं हो? भीम आर्मी वाले हो पक्का? बताओ, आजाद समाज पार्टी वाले हो या नहीं हो? बताओ, दोबारा पूछ रहा, बता दो। ये बैठो भाई, फिर भाई बात जो सबसे आगे वही नहीं, मीडिया को छोड़ दो, पहले आप बैठ जाओ, मेरी भी तरफ देखो, मैं पानी सर पर घेर कर खड़ा हुआ आपकी वजह से। बैठो ना बैठो, जब तक आप बैठने की कोई बात नहीं होने की। बिठाओ बिठाओ बिठाओ, बेटे पीछे होकर बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ। पता लगा आपके बीच में से कोई खड़ा होकर गोली मार दे, फिर क्या करोगे? इसलिए बिठा रहा था मैं। बैठ जाओ भाई, सब मारे वाले नहीं हो, फिर इसका मतलब मारे वाले तो एक बार के कहीं पे बैठ जाओ, डंके की चोट पे बैठ जाओ। मैं जानता हूं भीम आर्मी वालों को, मेरे पर ही बैठे जा रहा है यहां, लेकिन एक नहीं हिल रहा जो कुर्सी में बैठा, ये है हमारी ताकत।
देखो जो नेता मंच पर बैठे हैं वो बहुत सम्मानित है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो यहां सामने बैठे हैं उनका कोई तोड़ नहीं है। मैं आज भाई बात सुनो, नारे नूरे मत लगाओ, बहुत होगी तो ये बात सुन लो। जैसे तुम बोलोगे मेरी बात पर ध्यान हट, तुम चाहो ध्यान हट जाओ मेरी बात पर, बताओ। भाई बैठ जाओ ना, आप पत्रकार थोड़ा ही हो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। जी भी बात शुरू होगी, जब तक आप बैठ रहे हैं कोई बात नहीं शुरू होगी, आप जानते हो ना मेरी चीज से, बैठ जाओ। भाई आप देखो वो सब लोग जो है ना जिम्मेदार हैं, आपको समय दिया ना तो ऐसा मत करो, देखो वो सब बेवकूफ बन रहे हैं, आप पीछे को हो जाओ। नेशनल चौपाल वाला हो जाओ पीछे को, जमीन नहीं बेचना चाह, चलो पीछे को हो जाओ। सबसे पहले मैं अपनी बात को रखने से पहले दो लोग हैं जो बहुत जरूरी थे मगर बोल नहीं पाए, तीन लोग। एक छोटे भाई लोकेंद्र गुर्जर जो मध्य प्रदेश से हैं, जिन पर भी 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। ये मेरा छोटा भाई खड़ा है, इसकी तरफ आप देख लो। ऐसे बहादुर भाइयों का हौसला बढ़ाना है। दूसरा, ये मुझे अभी कह रहा था भाई हमारे यहाँ क्योंकि अनुशासन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल चुके, उनके बाद मेरे बाद फिर वो मनता नहीं है। इसकी दिल की बात ये है कि अगर सरकार सुरक्षा और लाइसेंस नहीं दे रही है तो हम अपने मध्य प्रदेश के गुर्जर समाज के लोग 1000 लाइसेंस जो है ना भाई की सुरक्षा के लिए आज जमा कराना चाहते हैं। मैं इस पूरे समाज का धन्यवाद करता हूं। एक भाई हैं बिलाल सहारनपुरी, जिनके गाने बहुत मशहूर हैं, वो भी नहीं बोल पाए, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। एक हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं चौधरी अमर सिंह पटेल जी, वो भी नहीं बोल पाए, महाराज सोरठगढ़ वाले, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। उसके बाद इस मंच पर उपस्थित हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर भाई कमल जी, भाई अमित कसाना जी, चौधरी महेंद्र सिंह जी, गुलजार जी, रविंद्र कुमार भाटी जी, सतपाल चौधरी जी, भाई महेश सहवाल जी, भाई हिमांशु वाल्मीकि जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी भाई विनोदन सिंह जी, हमारे नेता, भाई वीरेंद्र कुमार श्रीश जी, भाई सुनील कुमार चित्तौड़ जी जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, और बहुत सारे मुझे यहाँ दिख नहीं रहे, नाम लिखता रहता दिख नहीं रहे हैं, निजाम चौधरी जी, महक सिंह जी, साजिद सैफी जी, संजय हरीश जी, राजगोपाल जी, और जो रह गया हो वो भी कीमती है, मेरे दिल के बड़े पास है। उन सबका मैं धन्यवाद देता हूं और स्पेशल धन्यवाद देता हूं दिल्ली की पूरी टीम का। बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली की पूरी टीम। उसके बाद बेटे इतनी नहीं सुनता मैं, तो मौसम भी आपके साथ है। मैं वादा करके कह रहा अगले 10 मिनट में वो ठंडा होगा, याद रखो मेरी बात को। संतों गुरुओं महापुरुषों का इतना आशीर्वाद है कि अभी वो गोली नहीं बनी जो आपके भाई का सीना चीर जा। देखो मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं, भाषण तो मैं आपको बहुत दिनों से दे रहा हूं, मुझे इस मंच से एक संदेश देना है। मैं उन सब साथियों का भी धन्यवाद करता हूं जो विभिन्न पार्टियों के एमपी, एमएलए, पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, तमाम हमारे साथी जो आए यहां, मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं पुलिस के साथियों का भी धन्यवाद देता हूं। मैं उनको ये भी कहता हूं, एक सूचना उनके लिए ये है कि मुझे खबर दी गई थी कि अभी कौन सा थाना है भाई, घोड़ा कुआ में हमारी 4 गाड़ी रोक के आपने बंद कर दी। देखो बंद का काम तो हमारा है, आपका नहीं है, आप तो कर्मचारी लोग हो, सबकी मदद का काम है।
आपका तो काम है सबकी मदद का, और आप जानते हैं इतने लोग आ जाए लाखों की संख्या में तो आदमी पागल हो जाए, लेकिन हम अपनी ताकत को जानते हैं, कभी हम भीड़ देख के पागल होते नहीं। वरना हम ये भी जानते हैं कि अपनी सारी मांग आज ही मनवा देंगे हम संसद की तरफ को चल के, सारी की सारी आज ही मनवा के जाएंगे। और इसलिए मनवा के जाएंगे क्योंकि मैं अपनी बात को रखते हुए बताऊंगा कि लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री टैक्स देते ना हो या देते हो, हमारे किसान, कामगार, दलित, पिछड़े, आदिवासी, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई, मुसलमान, तमाम लोग टैक्स दे दे के इस देश को चला रहे। इसलिए देश के संसाधनों पे हमारा अधिकार ज्यादा बैठता है, और हम इस देश में मांगने के लिए पैदा नहीं हुए, इस बात को आप लोग याद रखे हैं। मैंने उस दिन भी अपील की, मैं आपको एक बात बस शुरू करूंगा अपनी बात। आप जानते हो जब मैं पहली बार जेल गया 8 जून 2017 को, भाई बैठ जाओ, देखो तुम खराब कर रहे हो, लौट जाओ लौट जाओ लौट जाओ, मगर खड़े ना हो भाई, झंडा फेंकते बैठ जाओ, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, मजाक बढ़ेगी मेरी अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। मेरी मजाक बनवाना आए हो फिर बहुत बढ़िया, ये वाले तो नहीं काम के हैं, ये तो नहीं मान रहे। भाई राजेंद्र यादव जी, तो जब मैं पहली बार जेल गया, आपको पता है कि मैं जब भी जेल गया मैं अपनी व्यक्तिगत लड़ाई में कभी नहीं गया। आप इस बात को जानते हैं, मेरा समाज इस बात को जानता है। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो समाज हाथ उठा के बतावे कि मैं गलत कह रहा हूं। जब मैं पहली बार जेल गया और जाने से पहले जब पूरी सरकार मेरे पीछे पड़ी हुई थी और ये कहा जा रहा था, डीजीपी का ये बयान है रेडी लॉ एंड ऑर्डर का, कह रहे सरेंडर नहीं कर देंगे चंद्रशेखर को, वो ये संदेश दे रहे थे कि हम इसका एनकाउंटर करके समाज को संदेश देंगे कि कोई भी अगर सरकार के खिलाफ खड़ा होगा हम उस आवाज को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। लेकिन फिर 21 मई 2017 को आप मेरे समाज के सिर माथे सारे लोगों ने आके यही जंतर मंतर, इसी पर आकर आपने मेरे हौसलों को बुलंद करके कहा कि लड़, हम तेरे साथ हैं। और वो दिन है, आज का दिन है, चाहे मैं सीएन पे एनआरसी में जेल गया हूं, चाहे मैं ऐसी एक ताकत को लेके गुरु रविदास घर की तरफ चल दिया था, जब इन्होंने मेरी 250 लाठी मार कर खाल उतार दिए कि सच्चो साहब अब तो एसीपी हो गए, जहां रात को मुझे जानवर की तरफ मार कर घेरा गया, वो यही खड़े हैं। उनके जो साथी जिस थाने में मुझे मारा गया था 2-2, 3-3 बार, वो भी मुझे सवेरे मिले थे। मैंने उनसे एक दिन पहले भी ये बात कही, जब मैं पहलवानों के अंदर, मैं आदमी भूलता नहीं हूं भाई, जिसने एक इंच भी साथ दिया कतरा कतरा उसके लिए बहा दूंगा, लेकिन जिसने मेरे लोगों को सताया, जबकि आप जानते हैं कि मैं संविधान में विश्वास रखता हूं, चलो माफ कर दूंगा उसे भी, उसे भी माफ कर दूंगा। लेकिन इस बार आपने देखा कि क्या हुआ, जब वो सीबीआई से नहीं रोक पाए, ईडी से नहीं रोक पाए, इनकम टैक्स से नहीं रोक पाए, जब वो झूठे मुकदमों से नहीं रोक पाए, जेल से नहीं रोक पाए, तो कायरों की तरह आके उन्होंने मेरे ऊपर गोली चला दी। आपकी गोली की तमन्ना सच्ची थी और मेरे लोगों के खून के आंसुओं की संघर्ष की तमन्ना सच्ची थी। अगर आपके गोलियों की तमन्ना सच्ची होती और मुझे कोई आगे की लड़ाई ना लड़नी होती, तो उसी दिन प्रकृति जो है मुझे खत्म कर देती, क्योंकि गोली का जो सामना वो बड़ा खतरनाक था। मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाहता हूं, मैं आपका खून हूं, मैं कल भी था रहा था, आज भी था रहा हूं, और चाहे फंस पर रहूं या अर्थ पर रहूं या मिट जाऊं, मेरे खून का एक एक कतरा आपके स्वाभिमान सम्मान के लिए हमेशा खर्च होगा। मेरी बात को याद रखना। लोगों ने कितना गुमराह किया आपको, क्या क्या नहीं बताया, क्या क्या नहीं आरोप लगाए, फिर भी नहीं रोक पाए। क्योंकि जब एक गरीब का बेटा खड़ा होता है तो बहुत लोगों को तकलीफ होती है। लोगों को लगता है कि ये देश अमीरों का है,
और अमीर इस देश में राज करेंगे और गरीब जो है वो खून के आंसू रोगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि वो दिन दूर नहीं, गरीब इस देश में खून के आंसू रोने का नहीं, और गरीब इस देश में राज करेगा। ये बात लेके हम लोग सड़कों पर निकलते हैं और हम तो हर दिन को आखिरी दिन मानते हैं। बात मेरी उसकी नहीं थी। जब मैं ज्ञापन पढ़ूंगा आपको पता लग जाएगा कि मैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आया या मैं अपनी सुरक्षा की मांग करने आया या मैं सीबीआई जांच की मांग करने आया। मैं आपको बता दूंगा। मैंने समाज को इसलिए बुलाया अपने नाम से क्योंकि मैं जानता हूं कि चाहे आप पे एक रोटी कम हो, चाहे आपको पानी ना मिले, चाहे गर्मी आपको कितनी परेशान कर रही हो, लेकिन आप मेरी बात के साथ खड़े रहोगे। और दिल्ली में आज आपने इतिहास लिख के दोबारा दिखा दिया मेरे लोगों। मुझे गर्व है आपके ऊपर। मुझे गर्व है कि मैं गरीब समाज में जन्मा था। मेरा समाज ग्रेट है और मेरा समाज सम्राट अशोक की तरह ग्रेट रहेगा। मुझे इस बात का ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि आज के जो हालात है ना, इन हालातों में एक गरीब के बेटे को रोकना जो ईमानदार भी है और संघर्षशील भी है और जिसके गले में पट्टा नहीं है किसी का, वो बड़ा खतरनाक है। जब मैं कहता हूं ना, मुझे आदत है, पश्चिम के लोग हैं, तो भाई आप इसे हम ही मानना करो, ठीक है? इसे आप हम मानना करो सारे, क्योंकि भाई मैं भी तो भीम आर्मी का आपकी तरह सिपाही हूं, एक छोटा सा। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा जो पैदल चल गए, दोनों हाथ उठा के उनका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं धन्यवाद दूंगा उनका जो साइकिल से आए। फिर मैं धन्यवाद दूंगा उनका जो बारिश में भीगे, तमाम तरह की मुसीबतों का सामना करा, उनका हौसला नहीं डिगा, जिन्होंने औरों को भी प्रेरित किया। और फिर मैं धन्यवाद दूंगा जो बस से आए, ट्रेन से आए, कैसे कैसे आए, भूखे पेट आए, कैसे आए। मैं आज अपने परिवार के बीच में हूं, नेता नहीं हूं। यहाँ आपका खून हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं बात की शुरुआत में ही। अगर मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं गरीबों की, कमजोरों की, पहले होता क्या था आप जानते हो। मैं आपका खून हूं कि गांव में ताकतवर आदमी, सामंती आदमी जिस बहन की बच्ची की चाहे उसकी चुन्नी खींच ले, उसके कपड़े खींच ले, उसको नोच ले, और फिर गांव के गांव में पंचायत होकर बात निमट जाती थी। किसी की बारात रोक दो, किसी के ऊपर पेशाब कर दो, किसी को थूक दो, किसी पे थूक चटवा दो, किसी की मूंछ काट लो, किसी के पानी छूने पर हत्या कर दो। तो पहले ये ताकतवर लोग था, उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। मगर जब से भीम आर्मी के सच्चे पहरेदार मैदान में आए हैं देश के अंदर, वो कर तो देते हैं घमंड में, लेकिन उन्हें नू नहीं पता, उनकी मां भी नहीं बचा सकती उन्हें। फिर सरकार को बहुत, फिर वो जाते हैं जेल। जब वो जेल जाते हैं तो वहां बैठ के वो सोचते हैं कि हम किसकी वजह से जेल जा रहे हैं। तो जब वो जेल जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं पता है? वो जेल जाके ये कहते हैं बाहर निकलते कि इस आदमी को निपटाओ, वरना तो हमारा एक छत्र जो अधिकार है वो खत्म हो जाएगा इस देश में। उन्होंने शुरुआत ये यहां नहीं की, उन्होंने शुरुआत बिहार में की। जब भाई राकेश पासवान को उन्होंने 20 गोली मारी, हम समझ नहीं पाए। 20 गोली मारने के बाद उन्हें लगा ये डर जाएंगे, लेकिन आप डरे नहीं। फिर उन्होंने विदिशा में हमारे जिला अध्यक्ष भाई चरण सिंह की हत्या करी, फिर भी नहीं हम डरे। हम आंदोलन में आए, हमारी जान चली गई, तब भी नहीं डरे। फिर उन्हें लगा कि भाई जड़ ही काटो, टहने भी मजबूत हैं, जड़ भी मजबूत है, पत्ते भी मजबूत है, भाई जड़ ही काटो। तो बाबा साहब बड़े रुकने के लिए, तो जड़ काटने का वो क्या था कि चंद्रशेखर आजाद को निपटा दो। देखो वो तो बच्चे हैं जिन्होंने ये किया है, सच बात बता रहा हूं, बच्चे हैं, लेकिन उनके हाथ पीछे जो है ना, जिन्होंने उनके हाथ में हथियार दिए वो बच्चे नहीं है। हम सीबीआई जांच की मांग इसलिए कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया कि अपने आप सिक्योरिटी लेने को हमला कर दिया है। जिसकी रक्षा इतना बड़ा समाज करता हो, जिसकी रक्षा जो है सम्राट वीर भोज के वंशज करते हो, जिसकी रक्षा सर छोटू राम के वंशज करते हो, जिसकी रक्षा गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे करते हो, जिसकी रक्षा सदगुरु रविदास जी महाराज के बच्चे करते हो, जिसकी रक्षा भगवान वाल्मीकि महाराज के बच्चे करते हो, उनको लगा कि वो उसको मिटा देंगे। ये किसान कमेरों की आवाज है। ये मिट्टी का भले ही हो, लेकिन
इसके लोगों ने इसे बड़ा ताकतवर बना। ये एमपी एमएलए भले ही ना हो, लेकिन ये अच्छी अच्छी सरकारों का गला पकड़ने का दम रखता है, ये बात सब लोग जानते हैं। सम्मानित साथियों, आज इस पावन अवसर पे, क्योंकि भीम आर्मी का स्थापना दिवस भी है, 8 साल पहले आज ही के दिन हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम हमारे सिपाहियों ने यह ऐलान किया था कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन के नाम के संगठन के जरिए हम इस देश में मनुवाद ब्राह्मणवाद की जड़ें काट देंगे। जो कारवा एक छप्पर से चला, आज वो कारवा सैलाब के रूप में दिल्ली की सड़कों पे है। प्राइमरी स्कूल के मास्टर के इस बेटे ने कभी सोचा नहीं था कि अगर ईमानदारी से काम करने वाले को इतना प्यार मिलता है तो फिर लोग ईमानदारी से क्यों नहीं काम करते। तो मैं इस पावन अवसर पे बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। भगवान बुद्ध, सदगुरु रविदास जी महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु घासीदास, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब अंबेडकर, नारायण गुरु संत गाडगे जी महाराज, चौधरी सर छोटू राम जी, कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी, संत राम बी प्रजापति जी, महामना राजसू वर्मा जी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, इनको इसलिए याद करो, ऐसी सभा में उनको गोली मार के खत्म किया गया था। वो ऐसे सिपाही, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की मूवमेंट के सिपाही, जिनको मारने का काम जो है बिहार में किया गया था। जननायक कपूरी ठाकुर, मान्यवर काशीराम साहब, मान्यवर दीना माना वाल्मीकि साहब को नमन करता हूं। और सम्मानित साथियों, मुझे संदेश के तौर पर आपको ये कहना है, मैं आपसे पहले पूछना चाहता हूं, क्या मैं कोई गलत लड़ाई लड़ रहा हूं? नहीं, दोनों हाथ उठा के बताओ। एक चीज और बता दो पहले ही, बात पक्की करके चलेंगे आज। बेटियां पैर नहीं छुआ करती, बेटियों के तो हाथ सर पर रहने चाहिए। क्या अगर मैं लड़ाई गलत लड़ रहा हूं और ये लड़ाई मुझे नहीं लड़नी चाहिए, तो आप आज इशारा कर दो। मैं ईमानदार से कह रहा हूं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लिख के दे दूंगा कि हम ये संगठन बंद करके कोई खेती किसानी का काम कर लेंगे। जो आखिरी में बैठे हैं वो सब लोग बताओ भाई, ऐसे नहीं चलेगा, हाथ उठा के बताओ, ये काम बंद कर दूं? अच्छा अब सुनो, फिर गौर करो, एक सेकेंड, 1 मिनट रुक जाओ। ये काम कामयाब कैसे होगा ये भी समझते हो? कब तक मैं आपको दिल्ली बुलाता रहूंगा, भोपाल बुलाता रहूंगा, भरतपुर बुलाता रहूंगा, छत्तीसगढ़ उड़ीसा बुलाता रहूंगा, झारखंड बुलाता रहूंगा? कब तक? हर चीज की एक सीमा होती है। मैं भी आपको बुला बुला के थक गया, लेकिन जो अन्याय अत्याचार हो रहा है वो बंद नहीं हो रहा है। अन्याय अत्याचार बंद करने के लिए पहली 3 बातों पर आप गौर कर लो। पहली ये कि हमें संविधान ने बराबर के अधिकार दिए हैं, सत्ता में हमारे लोग नहीं हैं, इस वजह से, क्योंकि जिनकी सत्ता होती है उनके साथ अन्याय अत्याचार नहीं होता है। तो मान्यवर काशीराम साहब कैडर में एक बताया करते थे कि हमारे पास 5 तरह के बल हैं। कितनी तरह के? 5 तरह के। आवाज आ रही है? गर्मी तो नहीं लग रही? बताओ, गर्मी लगे तो बंद करूं। ठीक, तो 5 तरह के बल है। पहला बल है बुद्धि बल। भाई कान से सुनो, वरना इसके चक्कर में पड़ जाओगे, सब खत्म हो जाएगा। पहला बल है बुद्धि बल, दूसरा बल है धन बल, तीसरा बल है बाहुबल, और चौथा बल है जनबल, और 5वां बल है मनोबल। अगर जिसका मनोबल गिर जाए उसके लिए चारों बल बेकार हैं। मनोबल किसे कहते हैं? कि जब आप पहले ही हार मान लो,
साहब भी कहते थे, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे कह रहा हूं, पहले तो दलित समाज जो है अपना, वो दलितपन छोड़े, अन्याय का जवाब देने के लिए तैयार होना चाहिए। हम इस देश में इसलिए पैदा नहीं हुए कि हम बच्चियां पैदा हो हमारे घर में और उनको नोच लिया जाए, जैसे मणिपुर में नोचा जा रहा है हमारी आदिवासी बहनों को। हम लोगों ने इसलिए अपने परिवारों को आगे नहीं बढ़ाया कि कोई मुंह रखने पर उनकी हत्या कर दे, कोई उनको जूते में पानी पिलाए, कोई उनके सर पे पेशाब कर दे। इसलिए हमारे माँ बापों ने हमें जन्म नहीं दिया। इसलिए अपने मनोबल को ऊंचा करो। ये लोकतंत्र है, जिनके पास लोग होते हैं, जिनको उनका राज होता है। लोग आपके पास हैं, लेकिन राज कैसे आएगा इसका तरीका आपको बता देता हूं। राज ऐसे आएगा, जिन्होंने पहले काम किया। हमारे लोगों को मैं सुनता हूं, कहते पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो तैयार नहीं है बहुजन भाईचारे के लिए। ये बात बार बार कही जाती है कि पिछड़े वर्ग के लोग तैयार नहीं। मैं आपको सच बताना चाहता हूं, सच क्या है। सच ये है, और आप इस बात को मेरी सुनोगे, कि पहले दलित समाज के लोगों को पढ़ा के अपने पैरों पे खड़े करके किताबें लिख के अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सबसे पहले जो अगर शुरुआत किसी ने की, गुलाम भारत में अंग्रेजों के गुलाम जब हम थे, तो वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने की, जो पिछड़े समाज से आते हैं। उन्हीं को बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना गुरु माना। बाबा साहब 91 में पैदा हुए और ज्योतिबा फूले 1890 में चले गए। उन्होंने अपना सारा जीवन इस समाज को पैरों पे खड़ा होने के लिए दिल लगाया, क्योंकि बाबा साहब ने भी अपने नारे में कहा, शिक्षित बनो। भाई चारों लोग डिस्टर्ब कर रहे हो, खोंची भर कर बिठा लो, बिठा लो। फिर छत्रपति साहू जी महाराज को याद करो, जिन्होंने बाबा साहब को बाबा साहब बनाने में योगदान किया, उनकी प्रेस के लिए पैसा दिया। वो हमारे पिछड़े समाज के इतने बड़े नेता थे। राजा होते उन्होंने समाज से कहा कि डॉक्टर अंबेडकर आपके समाज के सच्चे नेता, इनका साथ दो। आप ये बताओ, वो भी पिछड़े समाज के थे। पेरियारी रामास्वामी नायकर, वो भी पिछड़े समाज के थे। नारायण गुरु, वो भी पिछड़े समाज के थे। सर छोटू राम, वो भी पिछड़े समाज के थे। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, वो भी पिछड़े समाज के थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर, वो भी पिछड़े समाज के थे। महामना रामस्वरूप वर्मा, वो भी पिछड़े समाज के थे। और जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया, चाहे शहीद आजम भगत सिंह रहे हों या कोतवाल धन सिंह गुर्जर रहे हों, शहीद उधम सिंह रहे हैं, करतार सिंह सराभा रहे हों, वो भी इसी वंचित पिछड़े समाज के थे। उन्होंने अपना काम कर दिया। अगर आप चाहते हो कि बहुजन एकता बढ़े, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको जाके बहुजन आंदोलन को समझाने का काम करो। जैसे पहले उन्होंने घर घर जाके आपको समझाने का काम किया, ऐसे आप भी जो है अब घर घर जाके उनको समझाने का काम करो। पहले लल्ले यादव भी पिछड़े समाज से थे। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई। आप ये सोचते हो कि वो गलत है, नहीं, कुछ गलतियां हुई है, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। वरना पिछड़ा समाज भी ब्राह्मणवाद मनोवाद का सबसे बड़ा जो है विरोधी बैठा है, और ये बात उन्होंने 19 के दशक में करके भी दिखाई है। ठीक है। दूसरा, अगर आपको और आगे बात को बढ़ाना तो अपने पराये में फर्क समझना पड़ेगा। जब सब लोगों ने रास्ते बंद कर दिए और कहा बाबा साहब अम्बेडकर, खिड़कियां तो, दरवाजे तो बहुत दूर, खिड़कियां भी बंद कर देंगे, घुसने नहीं देंगे संविधान सभा में, तब उनको खुलना ढाका से की खुलना सीट से जिताकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजने वाले लोग वो मुस्लिम समाज के थे। उन्होंने भी अपना जो है पहले हक अदा किया। संसद में बाबा साहब, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बाबा साहब गए, तब जाके संविधान लिखने का मौका मिला, तब जाके आपको हक अधिकार मिले। आज वो लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि भाई हमने तो समय समय पे अपना काम किया, हमारे लिए कौन लड़ेगा। इसलिए मैं सीए एनपीआर एनआरसी के आंदोलन में मिल गया, और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा कि आपका अपना कौन है और आपका पराया दुश्मन कौन है। अभी मंच पे तमाम पार्टियों के नेता बैठे थे, उनको पार्लियामेंट जाना था। हमारे आरजेडी के नेता बैठे थे, मैं उनसे कहता अगर वो होते कि भाई
मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आपकी पार्टी का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन आपके राज में हमारे लोगों की खाल उतारी जा रही है। आपके यहाँ आयोग नहीं बना हुआ भाई, आप भी कुछ करके दिखाओ। दूसरों को गाली देने से काम नहीं चलेगा। उनके यहाँ SC/ST आयोग नहीं है, महिला आयोग नहीं है। उनके यहाँ राकेश पासवान की हत्या कर दी जाती है, आरोपी गिरफ्तार नहीं होते। मुझे उनसे भी कहना था, लेकिन समय कमी से चले गए। हमारे कांग्रेस के नेता भी बहुत सम्मानित साथी भाई आए थे, मैं उनका भी बड़ा सम्मान करता हूं। भाई बात बंद कर दूं, ये इसको देखना। मैं उनसे भी पूछता कि भाई, मैं आपके सीनियर नेताओं का भी वो लड़ रहे हैं, सम्मान करता हूं, लेकिन जब आपके यहाँ इंदर मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, जब आपके यहाँ ओम प्रकाश रैगर, जोधपुर की बिटिया, JNU के स्कूल की बच्ची, जब उनके साथ अन्याय होता है तो भाई आप भी कुछ करके दिखाओ। सिर्फ गाली देने से काम नहीं चलने का कि दूसरी सरकार खराब है। आपके राज में भी बहुत कुछ भला नहीं हो रहा है। इसलिए मेरा स्पष्ट संदेश है कि जब तक आपकी अपनी ताकत नहीं बढ़ेगी, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। मेरी बात को याद रखना, किसी के पीछे खड़े होने के लिए नहीं कह रहा हूं आपको, मैं आपको पूंछ बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको मूंछ की लड़ाई लड़ने के लिए कह रहा हूं कि अपना हुक्का अपना मरोड़, और मन आया तो पिया नहीं दिया फोड़। ठीक है, अपनी ताकत बढ़ाओ। जब आपका विधायक जीतेगा, जब आपका MP जीतेगा, आपका व्यक्ति सदन में होगा, फिर अगर अन्याय अत्याचार होगा तो फिर हम हिसाब करेंगे। हमारा एक अम्बेडकरवादी सदन को चलने नहीं देगा, चाहे सदन ये वाला हो या विधानसभाओं के सदन है। तो सारी बात मैंने आपको बता दी। मैंने आपको इसलिए बुलाया कि मेरा जो गिरता हौसला है, जो गिर नहीं सकता, आप जानते हो, लेकिन मैं आपसे पूछ लूं, क्योंकि कहते हैं पुनर्जन्म होता है, मैं तो मानता नहीं, लेकिन सच ये है कि जब वो गोली चली थी, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैंने अधिकारी को फोन करके कहा कि गोली तो लगी है, लेकिन लगी कहां ये पता नहीं भाई। और पिछला जन्म भी, जीवन भी आपके लिए था एक खतरा, और ये जीवन भी आपके लिए, ये ऐलान करने के लिए आपको बुलाया। दूसरा, CBI जांच क्यों जरूरी है, ये भी सुन लो। जो लोग ये कह रहे थे सुरक्षा के लिए गोली चलवाई या वो करा, तमाशा बना रहे थे, उनको आदत है मुझे नीचा दिखाने की, आदत है उनको, क्योंकि उन पे ये गरीब का बेटा पच नहीं रहा भाई, ये कमेरी माँ का बेटा पच नहीं रहा उन पे। तो मैं भी उनको बता देना चाहता हूं कि हो सकता है आपके मालिकों के हाथ भी इसमें शामिल ना हो, इसलिए मैं इसकी CBI जांच चाहता हूं कि मेरे जान से ज्यादा, मेरी जान से, मेरे लोगों से ज्यादा दूसरों को क्यों प्यार हो गया है, वो क्यों मेरी जान लेना चाहते हो। तो प्रकृति के आशीर्वाद से, आप भाइयों के सहयोग से, प्रार्थनाओं दुआओं से मैं आपके बीच में, वरना ऐसा भी हो सकता है कि आज यहाँ आप इकट्ठा तो होते, मेरी तस्वीर लगी होती और आप रो रहे होते कि भाई हमारा भाई चला गया। मैं जानता हूं कैसे कैसे उधार पैसे लेकर आए होंगे, और आने जाने के बाद जब खबर आएगी कि आप तक कोई और मुसीबत ना पड़ जाए, लेकिन जब आप अपनी जगह से नहीं हिलते तो फिर मेरे साथ कोई मुसीबत आ जाए, मुझे भी हिलने का मेरा मन नहीं करता। आप बताओ कैसे छोड़ दूं, आपके हाथ कैसे छोड़ूं, आप बताओ कैसे छोड़ूं आपके हाथ, जिन्होंने मेरे लिए दिन रात नहीं देखा, आंधी तूफान नहीं देखा, गर्मी नहीं देखी, बारिश नहीं देखी, कोई भी मुसीबत नहीं देखी, भूख प्यास, उनका हाथ कैसे छोड़ दूं, उस समाज का हाथ कैसे छोड़ दूं, कैसे डर के घर में बैठ जाऊं, कैसे सीना तान के आपका खून होके बाहर ना हो। इसलिए यहां मैदान में हूं, ये मैं समझना डर गया हूं। जिस दिन डर गया आप ये समझना कि मर गया हूं। जब तक जिंदा हूं पूरी ताकत से इस लड़ाई को लड़ूंगा। दिल्ली के भी बहुत साथी आए, मध्य प्रदेश के बहुत साथी आए।